Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing great. My name is Ifa Jahan. As you all know that we are discussing chapter number 3 enzymes of FSC part 1. So today the topic of our discussion is enzymes inhibitors. As you all know that this is the last topic of your chapter. So I will share its informative and interesting notes with all of you along with its important MCQs of this chapter in the last of this lecture video. So without wasting of any time, let's move on to our main slide. So this is the first slide of our lecture video. बेटा आज हमने पढ़ना है इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनहिबिटर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिवेटर्स क्या होते हैं. आपको नाम से अंदाजा हो गया होगा कि एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को. इनहिबिटर क्या है, इसको भी आप नाम से समझ आए. इनहिबिट जब आपने नाम से समझ लिया तो आपको इसका पूरे का पूरा जो है वो फंक्शन क्लियर हो जाएगा. इनहिबिटर कहते हैं, इनहिबिट कहते हैं रोकना, किसी भी चीज को रोकना. इनहिबिटर्स ऐसी केमिकल आप कह सकते हैं सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं. क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस लेक्चर वीडियो में हमने इनहिबिटर्स को किन किन वे से पढ़ना है. बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि इनहिबिटर्स होते क्या है, फिर हम इनहिबिटर्स के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, इनहिबिटर्स की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट पे जो है मैं आपके साथ इसकी प्रॉपर जो है वो डायग्रामेटिकली इसको जो है इसकी वर्किंग आपको समझाऊंगी. मूव ऑन करते हैं. इनहिबिटर्स क्या होते हैं? बेटा इनहिबिटर्स की बात करें ना तो इनहिबिटर्स कोई भी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं. आप वो कह सकते हैं स्टॉप, वो परमानेंटली स्टॉप कर सकते हैं या वो टेम्परेरी स्टॉप कर सकते हैं. क्लियर हो गया? अब बात आती है कि कैसे जो है वो ये स्टॉप करते हैं. इनहिबिटर्स पता क्या करते हैं बेटा, एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए एक्टिव साइट पर जाके बाइंड कर लेते हैं. अब आपको तो पता है कि सबस्ट्रेट का काम क्या होता है कि उसने एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाके बाइंड करना होता है और वो कन्वर्ट होना होता है इनटू प्रोडक्ट्स. क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें इनहिबिटर्स की तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो सबस्ट्रेट आके बाइंड होता और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता, इनहिबिटर्स क्या करते हैं अपने आप को बाइंडिंग करवा देते हैं, अपने आप को बाइंड करवा देते हैं. कहाँ बाइंड करवा देते हैं? एक्टिव साइट पे बाइंड कर लेते हैं. जब अपने आप को एक्टिव साइट पे बाइंड कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते. जब ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते और ये सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देंगे तो बेटा ये क्या वजह बनेगी? वजह बनेगी एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करने की वजह बनते हैं. ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है कि इट रिएक्ट विद एंजाइम बट इज नॉट ट्रांसफॉर्म इन प्रोडक्ट. मैंने आपको बता दिया कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं उनकी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होने की वजह से, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते. जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते तो जाहिर है ये एक्टिविटी को स्टॉप करने की वजह बनते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि इनहिबिटर्स ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरी और परमानेंटली. या तो बेटा ये एक्टिव साइट को टेम्परेरी वक्ती तौर पर ब्लॉक कर देंगे, वो वक्ती तौर पर जो ब्लॉक करेंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स उनको कहते हैं. आपको जब इनकी टाइप्स पढ़ाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा. अगर हम बात करें कि ये परमानेंटली ही स्टॉप कर देते हैं एक्टिविटी को, या हम बात कर सकते हैं कि ये परमानेंटली ही ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को. ये कौन से इनहिबिटर्स होते हैं? ये होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स. ये मैं टाइप्स जब पढ़ाऊंगी तब आपको जो है वो मजीद इनको क्लियर करवाऊंगी. मूव ऑन करते हैं इनकी एग्जांपल्स की. एग्जांपल्स क्या होते हैं इनहिबिटर्स? बेटा इनहिबिटर्स की एग्जांपल की बात करें तो पॉइजन, जैसे कि आपको पता है साइनाइड हो गया, ये ऐसा पॉइजन है. आपको पता है पॉइजन की बात करें ना तो ये पॉइजन परमानेंटली जो है वो स्टॉप करते हैं आप कह सकते हैं एक्टिव साइट को. और ये किसकी टाइप है? ये इरिवर्सिबल जो है वो इनहिबिटर की टाइप है. अब आपको पता है कि पॉइजन जब बॉडी में एंटर होता है तो वहां जाके बिल्कुल ही ये सारी की सारी एंजाइम एक्टिविटी को परमानेंटली ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से इवन जब एक्टिविटी ही नहीं परफॉर्म हो रही होती तो जो है वो बात डेथ की तरफ जाती है. क्लियर है? अब नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक्स. अब एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज में फर्क होता है. आपको पता है एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो है वो किल करते हैं, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंसेस को, या आप कह सकते हैं इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करते हैं, जो कि इनहिबिटर करते हैं किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को. लेकिन अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें तो आपको पता है कि जो फॉरेन एंटीजन होते हैं उनको फाइट करते हैं. आपने कंफ्यूज नहीं होना, एंटीबॉडीज नहीं एंटीबायोटिक्स आएगा. क्लियर है? और नेक्स्ट एंटी मेटाबोलाइट्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, एंड सम ड्रग्स जो है वो इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इनहिबिटर्स का. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, और वो होगी कि इनकी टाइप्स क्या होती हैं. अगर हम बात करें कि इनहिबिटर्स की टाइप्स की तो इनहिबिटर्स की 2 मेन टाइप्स है. नंबर 1 इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और नंबर 2 होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर. मतलब मैं एक एक पॉइंट आपको यहाँ बताती जाऊँ, जो कि यहाँ बताना बहुत जरूरी है. जब आप एक पॉइंट समझ जाओगे तो आपको पूरी की पूरी जो है वो
इस टॉपिक की समझ आएगी। इरिवर्सिबल की अगर बात करें बेटा तो आपको पता होगा इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब कि ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो परमानेंटली स्टॉप कर देते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, या मैं अगर आपको बताऊं कि ये परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वहां जाके ना सिर्फ वहां परमानेंटली वहां बाइंड हो जाते हैं, वहां ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को। जब ये परमानेंटली एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे, सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलेगी बाइंडिंग के लिए। जब सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलेगी तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली ये वजह बनेगी ना इनहिबिटर्स जो है एंजाइम एक्टिविटी की स्टॉप होने की। अब एक और बात बताऊं तो ये परमानेंटली जब स्टॉप होती है तो एक और वजह होती है कि ये एक्टिव साइट को ब्लॉक करने के साथ साथ एंजाइम के जो ग्लोबुलर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये उनकी ज्योमेट्री को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब इनके स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस आ गई तब भी जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म एंजाइम प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। क्लियर है? पॉइंट डिस्कस करते हैं। दे चेक द रेट ऑफ रिएक्शन बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट्स और डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। मैंने आपको बता दिया कि परमानेंटली एक्टिव साइट पे जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस, और जब स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं सबस्ट्रेट नहीं बाइंड करेगा, और उसके साथ साथ ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से ये परमानेंटली वजह बनेगा किसी भी एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप करने की। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा कि दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट्स बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड और दे फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट्स। कहते हैं कि फिजिकली, एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं, उसके साथ साथ बेटा ये कह रहे हैं कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं जाके एक्टिव साइट के साथ। जब ये एक्टिव साइट के साथ कोवलेंट बॉन्ड करेगा तो ये बिल्कुल भी रिमूव आउट वहां से नहीं हो सकता। वो चाहे आपके सबस्ट्रेट बाइंड करवाएं, आप ये सबस्ट्रेट का नंबर इंक्रीज करें या कुछ भी, सबस्ट्रेट जो है वो इनकी इन जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स उनको रिमूव नहीं कर सकते। ये वहां परमानेंटली अटैच होते हैं, वहां जो है वो परमानेंटली स्टॉपेज की वजह बनते हैं। जब आपको इरिवर्सिबल बेटा इनहिबिटर्स क्लियर हो गया होगा तो आपको जो है वो रिवर्सिबल इनहिबिटर वो तो समझना बहुत ही आसान है। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमने पढ़ना है कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं। बेटा मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इतने आसान नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए, और इंटरेस्टिंग कलरफुल इसलिए करती हूँ ताकि जो है वो आपका इंटरेस्ट डिवेलप हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझ सको और इंटरेस्ट लेके समझ सको। चलो जी, हम डिस्कस कर रहे थे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं। बेटा नाम से ही कि इनका जो आप कह सकते हैं कि ऐसे इनहिबिटर्स हैं जिनको आप टेम्परेरी इनहिबिटर्स भी कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी जाके जो है वो स्टॉप कर देते हैं एक्टिविटी को। उसके बाद अगर आप बहाल करना चाहो या आप दोबारा परफॉर्म करवाना चाहो उन एक्टिविटीज को, एंजाइम की एक्टिविटी को, तो आप करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो, क्या लिंकेज है, वो हमने आज डिस्कस करनी है इस पॉइंट में। अगर हम बात करें तो पीछे कोवलेंट लिंकेज थी और हमने कहा था कि वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकती। और अगर हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की बात करें तो बेटा रिवर्सिबल इनहिबिटर वो कह रहे हैं कि वीक लिंकेज बनाएंगे या लूज लिंकेज बनाएंगे एंजाइम के साथ। जब ये लूज लिंकेज बनाएंगे दैट मीन्स कि ये रिमूवेबल है, या आप कह सकते हैं कि इजीली डिटैच कर सकते हैं आप इनहिबिटर्स को फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। क्लियर? अब कैसे आप उनको रिमूव करवा सकते हैं, इनके जो वीक लिंकेज है उनको कैसे तोड़ सकते हैं वो देखते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप सबस्ट्रेट, अब देखे ना बेटा वहां इनहिबिटर बाइंड किया हुआ है, क्लियर है, रिवर्सिबल इनहिबिटर भी तो वहां एक्टिव साइट पे ही लगा हुआ है ना। अब हमने कहा कि लगा तो हुआ है लेकिन वीक है, उसकी लिंकेज लूज लिंकेज है, हम इनको रिमूव करवा सकते हैं। अब कैसे रिमूव करवा सकते हैं, वहां सबस्ट्रेट जब आप आके बाइंड करवा दोगे तो आपको पता है सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो जाहिर है एक्टिविटी दोबारा बहाल होगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सबस्ट्रेट को बाइंड करवाना है एक्टिव साइट पे और इनको वहां से रिमूव करवाना है। कैसे रिमूव करवाएंगे, कह रहे हैं कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से जब सबस्ट्रेट की अमाउंट इंक्रीज करेगी बेटा तो ज्यादा सबस्ट्रेट जो है वो वहां से खींच के या उतार के या डिटैच कर देंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को और वहां जाके खुद जगह ले लेंगे। जब खुद जगह ले लेंगे तो ये अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो आप टेम्परेरी आप कह सकते हैं कि स्टॉप आया था एंजाइम एक्टिविटी में वो दोबारा बहाल करवा दिया। किसने बहाल कर दिया, जब हमने एंजाइम की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बेटा डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की आगे दो जो है वो मेजर टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है।
ओके जी, अब हमने इस स्लाइड पे देखना है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन होता है मुकाबला। ये जो इनहिबिटर है ये भी मुकाबला ही करेंगे, इसीलिए हमने इनको कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा है। मुकाबला किनके दौरान होगा? ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये मुकाबला करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, और इन दोनों ने, आपको पता है हमने पीछे भी पढ़ा कि इन दोनों ने बाइंड होना होता है एक्टिव साइट पे। अब ये दोनों मुकाबला करेंगे कि सेम एंजाइम के सेम एक्टिव साइट पे बाइंड होने का। जब मुकाबला करेंगे तो आपको पता है कि वो कह रहे हैं कि जो इनहिबिटर है ना, कम्पिटिटिव इनहिबिटर और सबस्ट्रेट, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलैरिटीज रखते हैं। जब ये सिमिलैरिटीज रखते हैं तो ये दोनों की कोशिश होगी कि मैं जाके एक्टिव साइट पे बाइंड हूँ, और इनहिबिटर की कोशिश होगी कि मैं बाइंड हूँ। जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है वो compete करेंगे आपस में किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए, तब क्या होगा कि ये अगर तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और आप कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर कम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके एक्टिव साइट पे बाइंड हो गए तो वो ब्लॉकेज की जो है वो वजह बनेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसमें है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट दैट they may be selected by the binding site but are not able to activate active sites, so products are not formed। कह रहे हैं कि जब competitive inhibitors फॉर एग्जांपल वो कंपटीशन जीत जाता है और वो यहाँ वहाँ जाके एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता है, और एक्टिव साइट पे बाइंड होने के बाद आपको पता है कि वो वहाँ जो है वो ब्लॉक कर देगा एक्टिव साइट को। जब ब्लॉक कर देगा, सबस्ट्रेट आके नहीं बाइंड होगा, तो आपको पता है कि इनहिबिटर ने तो कन्वर्ट नहीं होना होता प्रोडक्ट्स में। जब इनहिबिटर ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होना होता तो ये एक्टिव साइट को भी एक्टिवेट नहीं करेगा। जब ये एक्टिव साइट को एक्टिवेट नहीं करेगा तो आपको पता है कि इनहिबिटर्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब ये नहीं कन्वर्ट होंगे तो आपको पता है कि किसी भी एंजाइम एक्टिविटी को ये स्टॉप कर देंगे, और यही तो जो है वो इनहिबिटर का काम होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कुछ टर्म्स जो है वो हमने डिस्कस करनी है। उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। जब मैं डायग्राम इसकी आपके साथ शेयर करूंगी तब जो है वो टर्म्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो, फिर उसके बाद सक्सेनिक एसिड है, फिर फ्यूमेरिक एसिड है, फिर मेलोनिक एसिड है। सो कहते हैं एग्जाम्पल है ये आपके पास, ये एग्जाम्पल और ये एमसीक्यूज जो है वो भी मैं लास्ट में मेंशन करूंगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो मेलोनिक एसिड है ना, ये एक ऐसा इनहिबिटर है जो इनहिबिट कर देगा एक्टिविटी को ऑफ एंजाइम को। कौन सी एक्टिविटी या कौन सी एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो स्टॉप कर देता है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है ये उस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। क्लियर हो गया? कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, और वहां हमने देखना है कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। अब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में एक बात समझने वाली है, पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो जीत जाता है कंपटीशन, और कंपटीशन जीतने के बाद वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो गया। वो जब एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा, सबस्ट्रेट को जगह ही नहीं मिलेगी बाइंडिंग के लिए। जब वो सबस्ट्रेट को बाइंडिंग के लिए जगह नहीं मिलेगी, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे और वो एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे। अब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का क्या काम है? इन्होंने भी अटैचमेंट शो करनी है, लेकिन इन्होंने एक्टिव साइट पे अटैचमेंट शो नहीं करनी। ये एक्टिव साइट के अदर देन, आप कह सकते हैं कि एक्टिव साइट के अलावा जो एंजाइम पे जगह है वो वहां जाके जो है वो अटैचमेंट शो करेंगे, और वहां जाके वो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करेंगे। जब उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब होगा तो आपको पता है तब भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। पॉइंट्स डिस्कस करूं तो मैं आपको मजीद जो है वो इसके डिटेल शेयर कर दूंगी। लिखा हुआ है कि दे फॉर्म एंजाइम जो है वो इनहिबिटर कम्प्लेक्स। आपको पता है कि जब ये एंजाइम में इनहिबिटर कम्प्लेक्स जो आपको पता है कि जैसे हमने पीछे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स पढ़ा ना, इसी तरह जब इनहिबिटर एंजाइम के साथ जो है वो अटैचमेंट शो करता है तब वो जो एंजाइम कम्प्लेक्स बनता है उसको हम एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स कहते हैं। एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट, कह रहे हैं कि एक्टिव साइट पर जाके नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स नहीं बनते, बल्कि अदर देन एक्टिव साइट जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, उस एलोस्टेरिक साइट पर जाके ये अटैचमेंट शो करते हैं और वहां जाके वो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं हम मजीद देख लेते हैं। कहते हैं कि दे अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम in such a way that even if जो है genuine substrate bind the active site catalysis fails to take place। कह रहे हैं कि अगर कोई genuine आके सबस्ट्रेट भी एक्टिव साइट पे प्रॉपरली बाइंड कर जाए फिर भी वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे नहीं कन्वर्ट होगा मैम, वो तो मतलब बाइंड हो गया, जब वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो गया तो जाहिर है सबस्ट्रेट में तो कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट में।
देखिए ऐसा है कि हमने ऊपर ही डिस्कस किया इस पॉइंट में कि जब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं वो एंजाइम के एक्टिव साइट के अलावा जो जगह है या पॉइंट है जिसको हमने एलोस्टेरिक साइट बोला, ये एलोस्टेरिक साइट पर जाके बाइंड करके पूरे के पूरे एंजाइम को स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर देगा। जब उसके स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करेगा तो जितना मर्जी जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड करेगा वो कन्वर्ट प्रोडक्ट में नहीं होगा। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो कैटालाइसिस जो है वो फेल हो जाएगी, और यही तो इनहिबिटर का काम था कि एक्टिविटी को स्टॉप करना। क्लियर है। अब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल की बात करें तो वो है फीडबैक इनहिबिशन, उसके बाद है कि एटीपी इज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब मजीद एग्जांपल की हमने पीछे जो एग्जांपल देखी थी मेलोनिक एसिड की, कि जो मेलोनिक एसिड है वो एक ऐसा इनहिबिटर है या आप कह सकते हैं ऐसा कम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि सक्सेनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर रहा था। अब जब हमने एग्जांपल देखनी है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो अब हमने वहां देखनी है कि एटीपी ऐसा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। कौन सी एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है? कहते हैं कि फ्रक्टोकाइनेज जो है वो एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कि एटीपी है। वो सबस्ट्रेट इज फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट, हालांकि वो आप कह सकते हैं जेन्युइन सबस्ट्रेट है कि फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट ये जेन्युइन आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट है जो कि अगर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो प्रॉपरली वो कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में, लेकिन वो तब की बात थी जब उसके साथ एटीपी नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच ना हुआ होता। क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक की बहुत अच्छी समझ आई होगी। ये लास्ट पे एक एग्जाम्पल जो है वो ये सारी की सारी जो मैं आपके साथ डायग्राम शेयर करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब दो किस्म की हमने देखे थे, अभी रिसेंट हम पढ़ रहे थे कि एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर है दूसरा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये सारी की सारी बातें जब आप डायग्रामेटिकली समझोगे तो आपको मजीद क्लियर होगा। बेटा मैंने आपको बताया था ये एंजाइम हो गया, क्लियर है, ये सबस्ट्रेट हो गया और ये इनहिबिटर हो गया। अब ऐसा है कि नॉर्मली तो सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना होता है ना एंजाइम पे, लेकिन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में जब कम्पिटिटिव इनहिबिशन में जब आप कह सकते कंपटीशन होता है, ये देखें ना कंपटीशन हुआ, दोनों की कोशिश थी कि वो आके एक्टिव साइट पे बाइंड हो, लेकिन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के बाद कम्पिटिटिव जो है वो इनहिबिटर जीत जाता है, वो जाके एक्टिव साइट के साथ अटैचमेंट शो करता है। जब एक्टिव साइट के साथ अटैचमेंट शो करता है कोई सबस्ट्रेट को जगह ही नहीं मिलती एक्टिव साइट के साथ अटैचमेंट के लिए, जब वो जगह नहीं मिलती तो आपको पता है कि वहाँ वो जो है वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दे और कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होता इनहिबिटर। क्लियर है। ये होगा कम्पिटिटिव इनहिबिटर। सारी की सारी पहले बातें आपको अब क्लियर हो गई होंगी डायग्राम जब मैंने आपको डायग्राम पढ़ाई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। बेटा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ाया, उसमें क्या था कि हमने कहा था कि एलोस्टेरिक साइड पर जाके अटैचमेंट होती है, वो मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। ये बेटा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये ब्लू कलर का हमने इनहिबिटर शो किया जो कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ये एटीपी है, ठीक है। और अगर हमने ये जो एंजाइम की बात की वो आपको पीछे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है। क्लियर है। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि अब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ने आके एक्टिव साइड पे नहीं बाइंड करना, उन्होंने अदर देन एक्टिव साइड पे बाइंडिंग शो की, जो कि आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का जो इनहिबिटर है ये जाके साइड पे अटैच हुआ है, और जो साइड पे अटैच हुआ उसको हम एलोस्टेरिक साइड कहते हैं। सबस्ट्रेट आके नॉर्मली एक्टिव साइड पे बाइंड होगा, फिर भी रिएक्शन नहीं हो रहा। क्यों रिएक्शन नहीं हो रहा? मैंने आपको बताया कि जब ये इनहिबिटर जाके एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करेगा तो ये जाके उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा। जब स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा तो ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रॉपर्ली अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता, तब भी कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर है। ये नीचे इरिवर्सिबल की और ये कुछ एग्जांपल आप जो है वो डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हम अपनी मेन स्लाइड की तरफ, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट मुझे एमसीक्यूज लगे हुए मैंने आप लोगों के लिए बनाए ताकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। और ये इसलिए भी है ताकि आप जो है वो मेरे साथ साथ रिवाइज करें और आपको आइडिया हो जाए कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो गई है। और ये गेम की तरह जब आप करोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। सबसे पहले मैंने पॉइंटर ऑन कर लिया सो दैट कि मैं हाईलाइट भी कर दूं। अच्छा उसके बाद वो आप देख सकते हैं कि पहला है कि इंड्यूस फिट मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब देखने आपने पीछे पढ़ा होगा जब मैंने आपको मॉडल डिस्कस किए थे, इंड्यूस फिट मॉडल ईवेल फिशर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये कॉस्टलैंड ने। जिनको तो लग रहा है कॉस्टलैंड वो बिल्कुल ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ आप कह सकते हैं कि दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज, लॉक एंड की मॉडल की अकॉर्डिंग एक्टिव साइट रिजिड थी या फ्लेक्सिबल थी?
जिनको तो रिजिड लग रही है उनको बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, इसीलिए जब वो दोनों का स्ट्रक्चर रिजिड है तो हमने कहा कि वो पूरी की पूरी एंजाइम एक्टिविटी को उसी तरह परफॉर्म करते हैं जिस तरह की एक्टिव साइट की शेप होगी, और उसी तरह का सबस्ट्रेट आके उसी शेप का सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, और वो दोनों की शेप जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर की होती है। क्लियर है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है कि लॉक एंड की मॉडल इज प्रपोज्ड बाय, जाहिर है दो साइंटिस्ट हमने पढ़े, कॉस्टलैंड ने तो इंड्यूस फिट मॉडल दिया, तो जाहिर है ईमेल फिशर ने फिर क्या दिया होगा, लॉक एंड की मॉडल। क्लियर है? नेक्स्ट हम अपना फोर्थ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं इस जो है वो स्लाइड का, वो क्या, द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंजाइम इज, अब आपको पता है 37 जो है वो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी एंजाइम जो है वो अपना वर्क प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हमने देखना है फिफ्थ एमसीक्यूज ऑफ दिस स्लाइड, जो कि है कि 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन, वो कौन सी है, एंजाइम है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, एंटीबायोटिक्स है, क्या है? जिनको तो लग रहा है एंजाइम उनको बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट से बताया दिया था कि एंजाइम जो है वो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हमने देखना है कि हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, वो है कि द कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये तो अभी रिसेंट वाले टॉपिक से आ गया, तो ये आपको जो बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि द कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक एसिड इज, हमने पीछे अभी देखा भी था, जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है सक्सेनिक एसिड के लिए मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा इनहिबिटर है, मेलोनिक एसिड, मैंने आपको पीछे बताया भी। नेक्स्ट सेवंथ एमसीक्यूज है बेटा, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्टिमम पीएच क्या है, जिसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि एंजाइम की बात करें कि ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम किसकी, ह्यूमन बॉडी की, तो वो क्या परसेंटेज है? जिनको तो लग रहा है कि 0.4 नैनोमीटर, उनको बिल्कुल ठीक लग रहा है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको आंसर भी बता देती हूँ, ताकि आपको जो है वो आपकी तैयारी भी हो जाए और आपको प्रॉपर इसका आंसर भी मिल जाए, ना कि आप ढूंढते फिरें। ठीक है? सो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू की बात करें कि जिनेज की ऑप्टिमम पीएच वैल्यू क्या है, ये पूछ लेते हैं, ये आपके जो है वो आप कह सकते हैं कि आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो 9 पॉइंट जो है वो 70 इसका आंसर है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, द एंजाइम विद ऑप्टिमम पीएच 7.6, अब ऊपर उन्होंने नाम दे दिए थे, एंजाइम का पीएच पूछ रही थी, अब उन्होंने पीएच जो है वो बता दिया, नाम पूछ रहे हैं। सो इसका अगर तो कैटालाइज लग रहा है किसी को, तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि है कि द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड की नॉर्मल पीएच क्या है, 7.4 है बेटा, इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम देखेंगे कि द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम पेप्सिन इज, पेप्सिन एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच हमने पीछे भी यूज में डिस्कस की थी, और वो था 2। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है कि अ लिटिल चेंज इन पीएच में लीड्स टू चेंज, अगर आप छोटा सा मामूली सा अगर आप चेंज करते हो पीएच में, तो अब क्या चेंजेस आते हैं, आयनाइज द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। आपको पता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो उसमें आयनाइजेशन देखी गई, जिसकी वजह से हमने कहा कि जो लिटिल चेंज जो है वो पीएच भी डिस्टर्ब करती है एंजाइम की एक्टिविटी को। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 13 एमसीक्यू, जो कि है कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स फॉर्म वीक लिंकेज विद द, जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है वो वीक लिंकेज किसके साथ जो है वो बनाते हैं, जिनको तो ऑप्शन लग रहा है सबस्ट्रेट वाला, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने सबस्ट्रेट के साथ लिंकेज शो करनी होती है। नेक्स्ट हम अपना आज की स्लाइड का लास्ट जो है वो टॉपिक जो है वो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जो कि है द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंट्रोकाइनेज। ऑप्टिमम पीएच, एंट्रोकाइनेज की ऑप्टिमम पीएच आपसे पूछी गई है, उसका राइट ऑप्शन है, वो कह रहे हैं कि 1.50 है या फिर 3.50 है या 5.50 है, जिनको तो लग रहा है कि 5.50 है, तो वो बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। सो आई होप आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. I hope this will be very helpful for all of you. So if you all have any question regarding this topic, you may ask in the comment section. Stay blessed and remember me in your prayer. Allah Hafiz.